Hello dear student and welcome to Chemistry at Fingertips. As I have discussed in the first class of the chapter that will be discussed chemical kinetics, and we have seen that rate of reaction, right? So today we are going to study about the different types of rate of reaction, and also we'll see the different types of reaction in the chemical kinetics chapter, right? So first of all, we'll define the unit of rate of reactions, right? तो सबसे पहले हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को आज हम डिफाइन करेंगे। अब आप लोग जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हो फिजिक्स के चैप्टर्स है, राइट, तो आप हर एक चीज का डायमेंशन निकालते हो। Similarly, if you don't want to remember the unit of any quantity, then you will have to go through that process, right? आपको उस प्रोसेस से जाना है जो आप फिजिक्स में करते हो। अभी मैंने लिखा है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये बात होती है कि जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसमें कौन कौन सी टर्म आती है। तो सबसे पहले मैंने बताया था एक टर्म आता है कंसंट्रेशन और दूसरी टर्म आती है आपकी क्या, टाइम। तो कंसंट्रेशन और टाइम आती है। अब मुझे आप बताओ कि जो टाइम का यूनिट है वो क्या क्या हो सकता है। टाइम है तो वो सेकेंड में भी आ सकता है, राइट, मिनट में भी आ सकता है, आवर में भी आ सकता है, डे में भी आ सकता है और ईयर में भी हो सकता है। टाइम की यदि बात करें, टाइम होता क्या है बेसिकली? टाइम मीन्स होता है कि कितना समय, मतलब आप बेसिक हिंदी समझो कि टाइम मतलब जो भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में जितने समय लगे उसे हम टाइम कहते हैं, राइट, टाइम होता है। तो अभी टाइम का यूनिट सेकेंड में भी हो सकता है। यदि कोई भी रिएक्शन फास्ट होगी तो वो रिएक्शन सेकेंड में कंप्लीट होगी। यदि थोड़ी स्लो होगी उससे तो मिनट में होगी, थोड़ी और स्लो होगी तो आवर में होगी। कोई ऐसा रिएक्शन होगा जो पार्टिकुलर कोई डे में कंप्लीट होगा। इट में बी अ 1 डे, इट में बी अ 2 डे। उसके बाद यदि हम बात करें तो वो ईयर में भी कंप्लीट होता होगा, राइट। तो ये जो कंप्लीट होता है रिएक्शन, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो टाइप है रेट ऑफ रिएक्शन का, उसे डिस्कस करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन के स्पीड पे कितने टाइप्स में बांटा गया है, राइट। तो अभी आप समझो ये कि टाइम का यूनिट किसमें हो सकता है? सेकेंड, मिनट, आवर, डे, ईयर, इनमें से कुछ में भी हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन का, राइट। तो जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या है? सिंपल सी बात है। कंसंट्रेशन को जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम का यदि बात हम कर रहे हैं तो वॉल्यूम का यूनिट किसमें होता है? वॉल्यूम का यूनिट इन मीटर क्यूब में होता है, राइट, ठीक है। या यदि कोई भी है तो लीटर में भी हम बात करते हैं। इसे किसमें बात करते हैं? लीटर में भी बात करते हैं, मीटर क्यूब में भी बात करते हैं, राइट। तो आपको जो प्रीवियस ईयर के जो एम्स की क्वेश्चन है, नीट की क्वेश्चन है, और आप देखोगे तो जो जेईई मेन या AIIEEE की क्वेश्चन हैं उन समय देखोगे तो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो उसमें यूनिट दिया हुआ होता है मीटर क्यूब। तो डोंट बी वरीड अबाउट इट। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि किसी भी चीज का आंसर देना है तो अकॉर्डिंग टू व्हिच जो यूनिट दिया हुआ उसके हिसाब से आपको जाना है। तो अभी आप ये सोचो कि यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दिया हुआ है। अभी नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या यूनिट देते हैं? मोल होता है। अभी ये जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, ठीक है। तो मोल पर लीटर ये यूनिट हो गई किसका? कंसंट्रेशन का। जो टाइम का यूनिट है उसका यूनिट क्या है? सेकेंड, मिनट, आवर, डे, ईयर, कुछ भी हो सकता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, यदि हम बेसिक समझे रेट ऑफ रिएक्शन का, राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो बेसिक होता है वो क्या होता है? सिंपल होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यही होती है, राइट। उसमें साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट, वो भी मैंने बताया था और आज भी बताऊंगा। तो जो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है तो डेल से बाय डेल टी होता है।
तो अभी मान लो कि डेल सी ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है ये। अब टाइम है, तो टाइम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पे सेकेंड लिखते हैं, मिनट लिखते हैं, आवर लिखते हैं, बट मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन किस यूनिट में पूछेगा। हो सकता है कि जो टाइम दिया होगा वो मिनट में होगा, हो सकता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो किस में होगा, आवर में होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन सेकंड में होगा। तो ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी का यूनिट नहीं है कि ये सेकंड या मिनट या आवर में होगा। इसीलिए हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम टाइम लिखेंगे। तो जो इसका यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मोल पर लीटर, राइट, पर टाइम। अब आपको जो भी जिसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सेकंड में दिया हुआ है देन वी विल हैव टू राइट द सेकंड। इफ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन इन मिनट देन यू हैव टू राइट द मिनट, राइट। तो ये यूनिट होती है इसकी, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यदि कभी भी आए एग्जाम में तो आप माइंड में रख लेना कि जो कंसंट्रेशन है, यदि रिमेम्बर नहीं कर सकते हो आप, तो कंसंट्रेशन के यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम आपको पता है तो मोल पर लीटर पर टाइम, ये होगी यूनिट इसकी, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसे समझने के लिए मुझे कोई एक रिएक्शन के थ्रू जाना होगा, राइट। लेट अस सपोज दैट कि ये जो रिएक्शन है एक गैसियस स्टेट में दिया हुआ है। लेट अस सपोज दैट बीज ए से बेची लिखा हुआ है, मतलब ये जी किसको डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी सब्सटेंस है वो किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है, ठीक है। तो वो गैस स्टेट में है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे होगा, राइट। जो हम रेट डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते थे, रेट डिफाइन करते हैं हम डेल, राइट, और ये डेल टी करते हैं। देखो जहां पर भी ये चीज आ जाए, ठीक है, जहां पर भी आपको ये दिखे, तो ये जो सिर्फ ये पार्ट है, ये इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कि एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, राइट, और आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ये बॉक्स दिखता है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, या आप बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो सिंपल ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो ये है टी, तो टी क्या है, मैंने बेसिक में बताया, टी क्या है, टाइम है। अब ये जो डेल ऑपरेटर है, जहां पर भी आपको डेल दिखता है तो आपको वहां पे एक ही वर्ड आना चाहिए, चेंज इन। अब चेंज इन किसमें हुआ है, तो चेंज के आगे आपको जो दिख रहा है उसके हिसाब से आप देखोगे। तो चेंज इन है तो चेंज इन किसमें होगा, कंसंट्रेशन में होगा। डेल टी है तो चेंज इन टाइम होगा, राइट। तो ये है। अब आगे देखो ये है अभी, तो अब हम एक प्रैक्टिकल जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ड्यू टू व्हिच हम अभी इसे देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है या जो भी पब्लिकेशंस की बुक है, राइट, वहां पे आप हमेशा क्या होता है कि वहां पे एक एक्सप्लेन नहीं होती है, बट जो एनसीईआरटी की थ्योरी है, राइट, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे एनसीईआरटी के हर एक लाइन को अच्छे से समझना है। यदि आप कोई भी बुक फॉलो करते हो ठीक है, बट मुझे एनसीईआरटी को भी लेके चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट होता है वहां से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नीट में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और जेईई मेन वगैरह में जो है मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो अदर पब्लिकेशंस को फॉलो तो नहीं करता है, बट थ्योरी एनसीईआरटी का लेता है और क्वेश्चन खुद से फ्रेम करता है। सिंपल थिंग है। तो अभी आप ये समझो कि यदि हम ड्रॉ करना चाहते हैं, आप बेसिक समझो, यदि हम टाइम और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें दो क्वांटिटी का ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, राइट। अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका टाइम है और ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है वो किसमें है, मोल पर लीटर, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है उसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और ये जो टाइम है वो सेकंड में है, ठीक है।
अभी आप सोचो कि जब टाइम 0 था तो इसका जो कंसंट्रेशन था वो 1 मोल था। कितना था? 1 मोल। ठीक है। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो इसका कितना हो गया? इसका हो गया 0.9 मोल। सिमिलरली जब 2 मोल हुआ तो इसका हो गया 0.8 मोल। जब 3 हुआ तो 0.7 मोल। सिमिलरली ये सब जब ये 5 सेकेंड पे आया रिएक्शन तो इसका कितना हो गया? 5 हो गया। और लास्ट में जब ये 10 सेकेंड पे आया, ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 0.1 मोल हो गया। ठीक है। अब आपको आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने जो ये कंसंट्रेशन लिखा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो। ठीक है। तो मुझे आप बताओ कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, राइट, जब रिएक्शन हो रही है इसका मतलब सम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पार्ट विल बी डिक्रीजेस। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि जब ये डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये कंसंट्रेशन किसका होगा? रिएक्टेंट का होगा। ठीक है। ये कंसंट्रेशन किसका होगा? रिएक्टेंट का होगा। इट मीन्स दैट ये क्लियर हो गया कि जो रिएक्टेंट है उसका मैंने पहले भी बताया था कि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, क्योंकि जिस अमाउंट में वो डिक्रीज करेगा, राइट, उसी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ये कंसंट डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन। तो अब हम यहाँ पे किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? हमें डिफाइन करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यदि डिफाइन करना है तो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है मुझे। तो सबसे पहली बात यह है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी डिफाइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। ठीक है। सबसे पहली बात जो कॉमन चीज होती है, आप सबसे पहले जो भी रिएक्शन को आप डिफाइन करते हो, ठीक है, या तो आप स्पीड पे या टाइम पे करते हो। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यदि आपको है तो एवरेज आप सिंपल समझो कि यदि कोई कार यदि आप चलाते हो, ठीक है, तो जब टाइम 0 सेकेंड है, ठीक है, और 10 सेकेंड के बीच में यदि आपको निकालना है कि वो कार कितने स्पीड से चला है, तो आप क्या करोगे? उसका एवरेज निकालोगे। क्योंकि हो सकता है कि यदि रोड अच्छा होगा तो वो कार ज्यादा स्पीड में चली होगी, यदि खराब होगी वहां पे तो क्या हुआ होगा? वो कार धीमी चली हुई होगी। तो यदि हम वहां पे यदि कार का स्पीड देखना था कि कितने स्पीड में वो वहां पे पहुंचा है, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम और क्या पता है, टाइम और डिस्टेंस पता है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो वहां पर जो हम बात करेंगे वहां पे किसकी बात होगा? एवरेज की बात होगा। तो सिमिलरली यदि मुझे यहाँ पे बोलेगा कि आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल बोलूंगा कि यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है। टाइम चेंज हो रहा है और मुझे पूछा है कि आफ्टर 10 सेकेंड क्या होगी, राइट। जब एट टाइम 0 सेकेंड था तो आफ्टर 10 सेकेंड क्या होगी? तो आफ्टर 10 सेकेंड क्या होगी? तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पर वही बात हो जाएगी जो पहले से था। ठीक है। मतलब जो कार की स्पीड निकालना है वही बात यहाँ पे होगी। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कौन सी रेट निकालनी पड़ेगी? एवरेज। तो एवरेज रेट निकालना है तो सबसे पहले आपको जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है एनसीईआरटी का, जब आप 4.1 जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम है यदि आप उसे देखोगे, ठीक है, तो आपको इसी के बेस पे वो मिलेगा। ठीक है। तो सिंपल आप देखो कि सबसे पहले आप एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो किसके वर्सेस में ड्रॉ करना पड़ेगा? तो ग्राफ जो आपका ड्रॉ होगा वो कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी और इधर आपका क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ होगा।
तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जब ड्रॉ हम करेंगे तो आप क्लास 10th में होते हो तो आपके पास में भी टू क्वांटिटीज होते हैं एक्स एंड वाई। सिमिलरली यू आर हैविंग अ टू क्वांटिटीज कंसंट्रेशन एंड द टाइम, राइट। आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो टू क्वांटिटीज में ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, तो जब टाइम 0 सेकेंड है तो आप सिंपल ले लो कि ये 0 तो यहाँ पे है, ठीक है। आप टाइम को पहले आप कर ले, ये 1 हो गया, सिमिलरली 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, सिमिलरली आपका ये जाएगा 10 सेकेंड तक जाएगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है जिसका टाइम क्या है 1 से लेकर के 10 सेकेंड तक है, ठीक है। अभी आपका कंसंट्रेशन कहाँ तक है, तो आप ना कि यहाँ से 1 m से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो कि लोअरिंग क्वांटिटी क्या है 0.1, तो आप सिंपल यहाँ से 0.1 मोल हो गया, 0.2 मोल हो गया, 0.3 मोल हो गई, 0.4 मोल। सिमिलरली आपका ये कहाँ तक जाएगा 1 मोल तक जाएगी, ठीक है। अभी आप देखो कि जब हमारा टाइम रिएक्शन में कितना है 0 सेकेंड है तो कंसंट्रेशन कितना है 1 मोल है। इसका मतलब जो पॉइंट होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। जब टाइम 1 सेकेंड है तो कंसंट्रेशन कितना है 0.9 m, तो आपका टाइम यहाँ पे है तो ये क्या होगी सिंपल 0.9 हो गया। सिमिलरली आप जाओगे तो ग्राफ आपको क्या दिखेगा, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखेगा, ठीक है। ग्राफ किस में दिखेगा आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ग्राफ दिखेगा। मतलब क्या है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो ग्राफ में भी तो टाइम बढ़ रहा है इधर, तो ग्राफ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो जो ग्राफ आएगी वो किस में आएगी, डिक्रीजिंग में आएगी। मतलब ग्राफ आपका सिंपल एक ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्राफ जो है आपका कुछ इस टाइप का बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, राइट। तो अभी आपका ये आ गया। अब देखो कि रेट जो एवरेज है उसका मीनिंग क्या है। आप मुझे निकालना है कि जब टाइम 1 सेकेंड था और जब टाइम 6 सेकेंड है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं, ठीक है। किसी एक टाइम इंटरवल में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ना कि कोई वेरी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। हम किसमें निकाल रहे हैं, 1 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में जो रिएक्शन हुई उसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका, सिंपल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आ जाएगी, आप देख लो कि 0.6 पे कितना था, 0.4 था, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे ले लो, ठीक है, और ऐसे हो गया। तो देखो हमारी जो था ये है कंसंट्रेशन C1 और ये जो यहाँ पे आया C2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये टाइम T2 है, ये T1 है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगी, R एवरेज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, सिंपल थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी होगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एनी रेट ऑफ रिएक्शंस, राइट। तो आर एवरेज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय द टाइम टेकन। अब मुझे बताओ कि टाइम टेकन कितना हुआ है, कितना टाइम लिया है। सिंपल सी थिंग है कि जो यहाँ पे चेंज इन टाइम दिखेगा वही होगा यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन, वही यहाँ पे होगा, ठीक है। तब सिंपल जो आर एवरेज होगी वो क्या हो जाएगी, डेल सी बाय डेल टी, ठीक है। तो डेल सी क्या हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगी,
T2 माइनस T1। तो आपका जो R एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की बात आती है जो मजेदार है। अब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का कारण क्या है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी का निकालते हैं, यदि पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, जब रिएक्शन हुआ है तो वो साइन वहां पे कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका रीजन ये है कि हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, कभी भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन कुछ ना कुछ होता है तब जाके हम किसी भी रिएक्शन का यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वो रिएक्शन थोड़ा समय के लिए ही बट हुआ होता है, कुछ टाइम के लिए वो रिएक्शन हुआ होता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पे साइन पॉजिटिव साइन आएगी। ठीक है, अब यदि हम बात करें, यदि यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन में नेगेटिव साइन आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो हम फर्स्ट क्लास में आपको ये भी बताए थे कि जब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन निकला है वो किसका निकला होगा, रिएक्टेंट का निकला होगा। और यदि हम पॉजिटिव साइन की बात करें, यदि पॉजिटिव आएगा तो उसे हम दिखाते नहीं है, तो वो किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। इसका भी यूनिट क्या होगा, सेम एज द यूनिट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। आई थिंक आपका ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए आप बेसिक समझो कि इंस्टेंटेनियस में एक इंग्लिश वर्ड यदि आप कोरिलेट करो तो वहां पे क्या आ जाएगा, इंस्टेंट आती है। ठीक है, मतलब सिंपल आप ये समझो कि जब आप इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को यदि डिफाइन करते हो तो कैसे करोगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि मैंने आर एवरेज अभी क्या लिखा था, आर एवरेज हम लिखा था डेल सी बाय डेल टी। ठीक है, तो जो आर एवरेज था इट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। ठीक है, जब आप इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट टाइम पार्टिकुलर टाइम पे निकालोगे, वेरी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल पे निकालोगे, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो अभी आप देखो, ये जो है यदि ये डेल सी है और डेल टी है, यहाँ पे यदि हम लिमिट लगा दे, डेल टेंस टू 0 कर दे, तो क्या मीनिंग निकलता है। अब यहाँ पे समझो कि जो मेडिकल बच्चे होते हैं उन्हें लिमिट क्या पता नहीं होता है कि लिमिट कैसे अप्लाई होती है। तो लिमिट जहां पर भी आपको दिखता है डेल टी टेंस टू 0, मतलब यहाँ पर जो टाइम है वो नियरली अबाउट क्या है, 0 सेकेंड है, बहुत कम है, वेरी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो निकलेगा वो कौन से रिएक्शन के निकल सकती है, वैसा रिएक्शन जो तुरंत कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उस रिएक्शन का हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसा रिएक्शन जो क्या हो, तुरंत कंप्लीट हो जाए, वेरी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वैसे रिएक्शन का हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंस टू 0 है, डेल सी बाई डेल टी है, तो जब भी आप लिमिट अप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे डेल टी टेंस टू 0 है, जैसे आपने लगा दिया तो ये आपने बता दिया कि इसका टाइम किधर की ओर अप्रोच कर रहा है, 0 सेकेंड की ओर अप्रोच कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, टाइम बहुत ही कम है, वेरी लेस टाइम ऑफ इंटरवल है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल डी सी बाई डी टी। तो आप आर इंस्टेंट इक्वल्स टू आप ये भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा,
और आप ये भी लिख सकता है। ठीक है, तो आप जो भी हो सकती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसे हम एक थ्योरेटिकल बेस्ड पे इसे समझ लिए कि ऐसे होती है। अब क्योंकि क्वेश्चंस होती है, इट में भी आस्क फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से भी पूछ सकता है, तो इस चीज को हम ग्राफ से भी समझते हैं। अभी आप देखो कि जब मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के एक ग्राफ ड्रॉ किया था, तो वहां पे हमारी ग्राफ कैसे आई थी, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई थी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई थी। अब यहाँ पे हम बात करें, ये क्या था हमारा कंसंट्रेशन, और ये हमारी क्या है, ये टाइम है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ड्रॉ किया गया था। ठीक है, तो अभी आप देखो कि मुझे एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इस टाइम पे मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब मुझे इसी पॉइंट पे चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो पॉइंट पे चाहिए, तो इस पे क्या हम क्या बेसिकली ये करेंगे, क्या सिंपल आप ये ना करें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिंपली पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे ड्रॉ करके और ये कर देते हैं ना, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आप पर्टिकुलर क्या करोगे, जब ऐसे करते तो सिंपल आप लिख देते यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वैल्यू है वो डिवाइड बाई ए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो उस टाइम में भी डेफिनेशन जो होती है वो क्या बोलता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो हमें वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करना है जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को यदि आप डिफाइन कर रहे हो तो आप देखो कैसे होता है। अभी देखो आप सिंपल कि ये है टाइम, तो जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, आप कुछ ना करो, आप सिंपल उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट का मतलब यदि आपका ये सर्कल है और मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, यदि ये आपका सर्कल है, ठीक है, तो यही मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट हुआ इस पॉइंट पे। इसका मतलब ये ग्राफ जो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे सिंपल एक क्या करना है, एक मुझे सिंपल एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। जो भी कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा और टाइम उसको हम देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, यदि हम इसका बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका स्लोप आएगा। ठीक है, अब स्लोप हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ये पार्ट भी इसका स्लोप हो सकता है। ठीक है, पार्टिकुलर स्लोप निकालने के लिए, और ये पार्ट भी है, तो ये पार्ट आप देखो सिंपल, यहाँ पे यदि O पॉइंट था, यहाँ पे ये O है, तो ये जो होगा इसका स्लोप वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या हो जाएगा, OC/OT1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। आप बुक में देखोगे सिंपल यहाँ पर ही टेंजेंट ड्रॉ करके यहीं पर क्या करते हैं, DC और DT लिख देते हैं। ठीक है, ये भी है और ये भी है, तो आप एक अच्छे से समझो, DC और DT का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल होती है कि चेंज इन स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है, और क्या हो, चेंज इन, यदि आप किसी भी चीज को चेंज इन में दिखाते हो और वो थोड़ी सी समय के लिए है, तो उसे हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब आप मैथ में भी दिखाते हो, जब मैथ में पढ़ते हो, तो क्या हो जाता है कि यदि x में दिखा रहा है तो हम लोग मानते हैं कि ये जो स्पीड है वो थोड़ी चेंज हुई होगी, तो कितना चेंज हुआ होगा, dx में चेंज हुआ होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यदि कंसंट्रेशन चेंज हुआ है तो कितना चेंज हुआ होगा, dc, और यदि टाइम डिक्रीज हुआ है तो क्या हुआ है, dt। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी ये है, तो अभी DC/dt है, तो ये क्या आ गया, स्लोप आ गया OC/OT1। तो अभी क्या है, सिंपल आप यहाँ पर लिख दो, ये जो वैल्यू होगी वो C/T1। तो ये आपका हो गया क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन
ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम बात करें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अब हम प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।